आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा और आपके लिए लेकर के आई हूं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली। आपकी सहेली में हमारी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हम आपके लिए कुछ मुख्तलिफ सा लेकर आएँ। आज भी इस शो में आपके लिए हैं ढेर सारी दिलचस्प जानकारियाँ, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। यूं तो फैशन ट्रेंड मौसम की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा फैशन का हिस्सा बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है मोनोक्रोम फैशन ट्रेंड्स, जो नाम से तो जदीद लगते हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं ट्रेंडी फैशन का अक्स भी नजर आता है। हाँ, ये आज की डेट में पेरेंट्स की आम चिंता बन गई है। जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं उन्हें टेंशन होने लगती है कि फिर से बच्चे की पढ़ाई, इतना सारा होमवर्क, इतना सारा सिलेबस, और वो पढ़ाई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो लर्न नहीं कर पा रहा है। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपने शो का और आपको ले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप रख सकते हैं अपने आप को स्टाइलिश और अपडेटेड। देखते हैं इस एपिसोड में क्या है आपके लिए एक्सक्लूसिव। यूं तो फैशन ट्रेंड मौसम की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा फैशन का हिस्सा बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है मोनोक्रोम फैशन ट्रेंड्स, जो नाम से तो जदीद लगते हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं ट्रेंडी फैशन का अक्स भी नजर आता है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ खास मोनोक्रोम फैशन ट्रेंड से। मोनोक्रोम फैशन को आप ब्लैक एंड वाइट के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर भी जान सकती हैं। ब्लैक एंड वाइट जो तकरीबन हर खातून की वार्डरोब का खास हिस्सा होता है, फिर चाहे वो आपकी कैजुअल ड्रेसेस हों या फिर कोई खास पार्टी वेयर ड्रेसेस। मोनोक्रोम ट्रेंड्स का इस्तेमाल न सिर्फ ड्रेसेस में बल्कि एक्सेसरीज में भी खूब किया जा रहा है, जो आपको और भी स्टाइलिश बनाता है। चाहे समर्स हो या विंटर, मोनोक्रोम पैटर्न की ड्रेसेस हर मौसम की शान होती हैं। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड में आने के बाद से मोनोक्रोम इन डिमांड भी रहे हैं, इसलिए इनमें डिजाइन्स और पैटर्न की भी एक अच्छी खासी रेंज मौजूद है। आप चाहें तो सिंगल कलर की मोनोक्रोम ड्रेसेस या मिक्स एंड मैच दोनों तरह की ड्रेसिंग स्टाइल को ट्राई कर सकती हैं। इनमें पोल्का डॉट्स और स्ट्राइप्ड पैटर्न खवातीन और लड़कियों को बेशतर से लुभाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्ड मोनोक्रोम टॉप को अगर आप लॉन्ग स्कर्ट के साथ कैरी करें तो ये आपको एक स्टाइलिश लुक देता है। अगर आप मोनोक्रोम टॉप्स को प्लाजो पैंट्स के साथ इस्तेमाल करती हैं तो ये आपको जदीद अंदाज देने के साथ साथ खूबसूरत भी दिखाता है। अगर आपकी स्कर्ट मोनोक्रोम है तो आप स्लीव्स या नेकलाइन पर एम्ब्रॉयडरी वाला टॉप मुंतखब कर सकती हैं। अगर आप प्रिंटेड स्कर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं तो उस पर मोनोक्रोम टॉप्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर हम बॉटम वेयर की बात करें तो मौजूदा वक्त में मोनोक्रोम जीन्स और लेगिंग्स भी खूब चलन में है। इसके अलावा आप अपनी एक्सेसरीज में भी मोनोक्रोम ट्रेंड्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकती हैं। मोनोक्रोम ड्रेसेस के साथ ब्लैक या वाइट हैंडबैग्स का इस्तेमाल आपको एक मुख्तलिफ स्टाइल देता है। इसके साथ साथ आप अपनी ज्वेलरी में भी मोनोक्रोम ट्रेंड्स अपनाकर एक यूनिक और क्लासी लुक पा सकती हैं। तो खवातीन, आपने देखा कि किस तरह से आप भी इस लेटेस्ट मोनोक्रोम ट्रेंड्स को अपनाकर जदीद फैशन का हिस्सा बन सकती हैं। तो आप भी इस लेटेस्ट फैशन ट्रेंड को आजमाकर खुद को दीजिए एक दिलकश और स्टाइलिश लुक। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह से इन स्टाइल से आप लग सकते हैं और भी स्टाइलिश और ट्रेंडी। अगर इससे मुतालिक आपके मन में है कोई भी सवाल तो आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in।
लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है इस खास पेशकश आपकी सहेली में। तो नाजरीन, चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपसे बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन की। बच्चे अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, उसकी क्या वजह है? चलते हैं हम अपने चाइल्ड एक्सपर्ट कविता के जानिब और जानते हैं उनसे इस सवाल का जवाब। कविता जी, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगी हमारे इस शो में। शुक्रिया। कविता जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं और उनके पेरेंट्स के सामने उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पर, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये आप हमें बताइए। हाँ, ये आज की डेट में पेरेंट्स की आम चिंता बन गई है। जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं उन्हें टेंशन होने लगती है कि फिर से बच्चे की पढ़ाई, इतना सारा होमवर्क, इतना सारा सिलेबस, और वो पढ़ाई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो लर्न नहीं कर पा रहा है। तो ये है कि बच्चे क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स को ध्यान देने वाली बहुत सारी बातें हैं। तो कविता जी, आप हमें ये बताइए, ये जो बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी की वजह है, क्या ये फिक्र करने वाली बात है या ये नॉर्मल है? काफ़ी सारे बच्चे जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम तो है, बट पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कैसी है, नॉर्मल है कि क्लिनिकल है। इन कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स को दो पैटर्न में बांटते हैं। तो पहला है कि नॉर्मल, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो वो डम है या वो बेकार है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकता है। ऐसा है कि नॉर्मल में ये रहता है कि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, वो एबल है उसको करने के लिए, बट वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पेरेंट्स उसके बारे में पहले पता लगाएं कि वो क्या सभी चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, कि सिर्फ स्टडीज़ में नहीं कर पाता है, या फिर पर्टिकुलर किसी एरिया में नहीं कर पाता है। हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, बट अगर वो फुटबॉल में या क्रिकेट मैच में या ड्राइंग में या इस तरीके की दूसरी किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर वो फोकस कर पा रहा है, इसका मतलब कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है ना। और इसमें पेरेंट्स को समझना है कि पेरेंट्स इसमें किस तरीके से बच्चे को उसकी एरिया को जिसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे वो सर्च करे, उस पैटर्न को कैसे जाने कि बच्चा कहाँ पे बैक हो रहा है कंसंट्रेशन को लेके। और जो दूसरी बताई थी क्लिनिकल प्रॉब्लम, क्लिनिकल में एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा अपोजिट हो जा रहा है कि यहाँ पे बच्चा सिवाय टीवी और कार्टून के अलावा वो बाकी सब चीज़ों में किसी में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। वो थोड़ी देर भी नहीं बैठता है, वो हमेशा ऑन गोइंग रहता है, चलता रहता है, एक्टिविटीज़ करता रहता है, जिसे हम हाइपर एक्टिविटी या ADHD में हम लोग काउंट करते हैं कि ADHD चाइल्ड हो गया है। आज की डेट में जो स्टडीज़ हुई हैं, 100 में से 1 या 2 बच्चे ADHD के शिकार आज की डेट में देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें ज़रूर हम लोग इसको एज ए क्लिनिकल की जो प्रॉब्लम है उसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं। और इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर एक्सपर्ट एडवाइस लें व किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। तो कविता जी, ये बताइए, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो गैप होता है जिससे वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते, क्या ये भी एक परेशानी का सबब हो सकता है? हाँ, ये आज के डेट में बहुत आम समस्या देखी गई है। जैसे कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है, तो बच्चे को सुबह स्कूल भेजने के बाद पेरेंट्स इवनिंग तक आते हैं और बच्चा डे टाइम में आ जाता है। अब वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोकस कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा भी नहीं कि बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, वो करता भी है, बट वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या जो भी रीज़न है वो फोकस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नहीं कर रहा है। और पेरेंट्स तब ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो सीधे जब रिज़ल्ट आता है उनके हाफ ईयरलीज़ या फिर टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं, उसको देख के वो डायरेक्ट उस पर नाराज़ होना शुरू कर देते हैं या फिर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बजाय उसके कि वो ये जाने कि बच्चे के मार्क्स कम है, तो वो इस रीज़न को जानने की कोशिश करे कि बच्चे के इतने मार्क्स कम क्यों आए हैं। या पर्टिकुलर ये भी देखा है कि एक सब्जेक्ट में ही वीक होता है या 2 सब्जेक्ट में वीक होता है, बाकी सब में नॉर्मल होता है। तो पेरेंट्स को टाइम निकालना चाहिए, या फिर संडे के संडे एटलीस्ट बच्चे के पास अच्छे से टाइम दे, उसकी चीज़ों को समझे, तो बेटर रहेगा।
तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो टीवी और न्यूज़पेपर में जो एड्स आती हैं कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने वाली बच्चों की जो ये दवाओं की, क्या ये सेफ़ होती हैं? क्या ये वाकई कारगर हैं या ऐसे ही हैं ये दवाएं? हाँ, देखिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की भी कमी होने के कारण बच्चे में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है या फिर डेवलपमेंट हो सकता है। बट इन सब मार्केट में आई काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जिनके लिए हम श्योर नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। उसके लिए बेटर रहेगा कि पेरेंट्स कंफ्यूज होने या परेशान होने से बेहतर है कि किसी ना किसी से एक्सपर्ट से एडवाइस लें, या आयुर्वेदा के कोई डॉक्टर है या होम्योपैथी के किसी भी डॉक्टर से या पेडिट्रिशियन से उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो आप बच्चे को देना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, उसके बारे में ज़रूर उनसे डिस्कशन करें और तब उनकी सलाह लेके ही बच्चे को दें। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या काउंसलिंग से इन बच्चों की बात बन सकती है? हाँ, एक्चुअली अगर पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं इस एरिया में, अगर वो बच्चे के साथ उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उससे बात करने का उन्हें टाइम नहीं है, तो वो एक बार किसी भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो उनसे बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि कई बार बच्चा भी पेरेंट्स से डरता है या कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो वो बच्चा पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं है। मैम क्या बच्चों की आदतों पर नज़र रखना ज़रूरी है जिससे पता चल पाए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पेरेंट्स को ट्रैक ज़रूर करना होगा, बट ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ हम एक पीयर ग्रुप के बारे में पहले ही पता करते हैं, हम उसको लेके बच्चे के ऊपर बर्स्ट आउट ना हो जाए। हमें ये भी उसके बारे में पता करना होगा कि अगर वो दूसरी किस एरियाज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर वो गेम में या पर्टिकुलर जिसमें करियर बन सकता है उस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, तो पीयर ग्रुप का हो सकता है वो मोटिवेशन हो तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। बट हाँ, अगर वो गलत लाइन में जा रहा है, जैसे एडिक्शन या किसी भी तरीके के गलत चीज़ों की हैबिट्स में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे हम ज़रूर बच्चे को पेरेंट्स ध्यान दें कि अब क्या यही रीज़न है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कि उसका पैटर्न ही कुछ अलग है कंसंट्रेट करने को लेके। कविता जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। आप हमें बहुत दिलचस्प जानकारियाँ दे रही हैं, मगर वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। तो नाजरीन, मैं आपको याद दिला दूं कि वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, देखते रहिए आपकी सहेली। तो वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। तो आज हम कविता जी से बात कर रहे थे कंसंट्रेशन के बारे में कि किस तरह बच्चों में ये कमी पाई जाती है। चलते हैं उनके जानिब। जी कविता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स किस तरह से डील करें इस सिचुएशन को, बच्चों में जो ये कमी आ जाती है उसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? मैं पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगी कि सबसे पहले वो बच्चे के पास आराम से बैठ के उससे डिस्कशन करें कि कहाँ और किस पॉइंट पे आके उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। कई बार होता है कि कुछ बच्चों का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लर्निंग पैटर्न। वो उसको देखिए कि उसको समझने की कोशिश करें अपने बच्चे को कि वो किस तरीके के पैटर्न से स्टडीज़ कर सकता है। वो ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, वो पिक्चर्स या कार्टून्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो और कलर्ड पेन या कलरफुल चीज़ों के थ्रू, या फिर हमें उसे कुछ स्टोरी के थ्रू, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हिस्ट्री या ऐसे सब्जेक्ट जिसे हम स्टोरी की तरह इंटरेस्टिंग बना के स्टार्ट करवा पाएँ। तो ये हमें देखना है कि बच्चे का डिसइंटरेस्ट है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। इन दोनों चीज़ों में पेरेंट्स ज़रूर ध्यान दें कि अंतर कहाँ पे है, डिसइंटरेस्ट है कि कंसंट्रेट ना हो पाना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, वो जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग अच्छे से सीख सकता है, उस पैटर्न के थ्रू उसको पढ़ाई कराई जाए। कविता जी, क्या ये भी मायने रखता है कि बच्चा किस एज ग्रुप में है और इस परेशानी से गुजर रहा है? क्या ये मायने रखता है? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत मैटर नहीं करता है। देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम नॉर्मल की और या क्लिनिकल की बात करें तो वो हमें स्टार्टिंग एज में ही दिख जाएगा, 3 से 5 साल 6 साल के बच्चों में दिख जाएगा। या फिर अगर वो पर्टिकुलर किसी चीज़ में या किसी एरिया में बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ये भी हो सकता है कि वो बाद में डाइवर्ट हो रहा है, किसी भी एज में वो डाइवर्ट हो रहा है। हो सकता है 11-12 में जब चला गया तब वो उसका इंटरेस्ट या करियर को लेके बातें दिमाग में आई तो उसने अपने आप का कंसंट्रेशन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लिया है। तो हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इस एज में ही कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्लिनिकल में भी हो सकता है। अगर बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ गया है
तो भी वो फोकस नहीं कर पाएगा। किसी भी स्ट्रेस में बच्चा स्टडीज़ पे या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उसको एफर्ट लगानी है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मैम बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, क्योंकि हमें ध्यान इस बात पे रखना चाहिए कि ये लर्निंग है, बर्डन नहीं है बच्चों पे, ये बोझ सा बनता जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ये टीचर्स या स्कूल्स के लिए काफ़ी अहम भूमिका होती है स्कूल की, कि बच्चे को वहाँ पे जाके इंटरेस्ट आए, उनका पढ़ाई का पैटर्न क्या है। अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ा रहा है या फिर हर छोटी छोटी चीज़ों पे डांटता है, तो बच्चे के अंदर एबिलिटी होने के बावजूद भी वो एक फियर फैक्टर इतना ज़्यादा उसके ऊपर आ जाता है कि वो डर के कारण चाहते हुए भी, आते हुए भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता है। तो पहली बात तो टीचर्स को बहुत पोलाइट होना चाहिए, बच्चे को लेके बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए कि बच्चा कभी भी जो भी क्वेश्चंस हो टीचर से कितनी भी बार पूछ सकता है। बहुत फ्री स्टाइल होना चाहिए स्टडीज़ का। दूसरी बात, अगर पीपीटी या किसी भी आजकल स्मार्ट क्लासेस जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू अगर बच्चे को पढ़ाया जाए 3Ds वे में, तो वो और ज़्यादा फोकस करेगा। क्योंकि किसी भी काम में परफेक्शन के लिए हम लोग, या फिर कंसंट्रेशन, हम देखते हैं कि हम टीवी देखते टाइम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें वॉइस भी मिलती है, हमें कलर्ड भी दिखते हैं, हमें मूवमेंट्स भी दिखते हैं पिक्चर्स में। तो जब ये तीनों हम चीज़ें हम एक साथ देखते हैं, तो हम उसमें इतना फोकस हो जाते हैं कि हमारे आसपास से अगर पेरेंट्स है, कोई हमें आवाज़ भी लगाता है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ये भी एक बहुत अच्छा लर्निंग पैटर्न है। अगर क्लासेस में टीचर्स स्कूल में पढ़ाएं तो बच्चे बिल्कुल नहीं भागेंगे इनसे। मैम ये बताइए, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लेकर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना ट्यूशन्स के भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं किसी तरह। इसके बारे में आप हमें बताइए कि कंपैरिजन जब होता है तो इसको कैसे डील किया जाए। हाँ, ये वही चीज़ हो गई कि ग्रैस्पिंग पावर कैसी है, या फिर वो स्टडी पैटर्न क्या है उसका, ये बहुत अहम भूमिका रखता है। अगर वो एक बार में ही टीचर का अगर टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, या फिर घर में अगर पेरेंट्स या कोई ट्यूटर है, वो अगर उसको इस पैटर्न में समझा रहा है या पढ़ा रहा है कि बच्चे ने बस एक बार सुना और वो उसको अच्छे से लर्न हो गया, उसकी एक इमेज क्लियर हो गई कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर हो सकता है, तो ऑब्वियस है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। और जहाँ इस चीज़ को डर या प्रेशर में डाला जा रहा है, या फिर पढ़ाने का पैटर्न उतना अच्छा नहीं है टीचर्स का, तो बच्चा कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, या उसको टाइम लगेगा, या फिर वो हो सकता है कि उस चीज़ का इंतज़ार करे कि कोई उसको बहुत बेहतर तरीके से उसी चीज़ को समझा पाए, जिससे वो डरने लगा है, जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है। और एक्स्ट्रा क्लासेस की जहाँ तक की बात है, एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे लगता है कि आज की डेट में या तो बच्चों को स्टडीज़ कराई जाती है, और उसमें या तो कोर्स उनका सिलेबस जो क्लास के टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट कराने पे फोकस किया जाता है। बट वही बात है कि आप ऑलरेडी मॉर्निंग 2 o'clock 3 o'clock का क्लास ले रहे हो, उसके बाद भी अगर आप बच्चे को स्टडीज़ ही करा रहे हो एक्स्ट्रा क्लास में, तो बच्चे को थोड़ा सा फ्री टाइम भी चाहिए माइंड फ्रेश करने के लिए। जब वो नहीं होगा तो वो उस टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस में भी फोकस नहीं कर पाएगा। मैम आखिर में आप हमें क्या ट्रिक बताना चाहेंगी जिससे बच्चों में कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, उनका ये पावर बढ़े, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें, ये आप हमें बताइए। मैं उनको यही ट्रिक बताऊंगी कि बच्चे का एक रूटीन फिक्स करें, उसके टाइमिंग्स डिवाइड करें, उसको प्रॉपर स्टडीज़ के साथ साथ उसका प्ले टाइम, रिफ़्रेशमेंट का टाइमिंग भी ध्यान दें कि उतना ही अच्छे से हो, जिसको वो क्वालिटी टाइम में हम कह सकते हैं कि क्वालिटी टाइम हो उसका। और कोशिश करें कि वो इंडोर गेम्स की जगह आउटडोर गेम्स खेले, जिससे कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो और मेंटल एक्टिविटीज़ भी हो, वो दोनों तरीके से फ्रेश हो जाएगा। जब वो फ्रेश हो जाएगा तो बेटर रहेगा कि वो कंसंट्रेट कर पाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स में ये भी बता सकती हूँ कि आप कुछ योगा या प्राणायाम जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कंसंट्रेशन के लिए, कर सकते हैं। ताड़ासन या वृक्षासन या त्राटक एक क्रिया होती है जिसमें आगे एक दिया या मोमबत्ती जला के थोड़ी देर तक उस पर मोमबत्ती की लौ पे हमें फोकस करना पड़ता है, थोड़ी देर उस पर करें तो धीरे धीरे ब्रेन शांत होता है, माइंड शांत होता है, बाहर से आने वाली जितनी भी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं दिमाग में जो चलती हैं, वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है और फिर बच्चा पढ़ाई पे बहुत अच्छा फोकस कर पाता है। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी कविता जी आपने हम लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी इन जानकारियों से फ़ायदा होगा। आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखकर पेरेंट्स अपने बच्चों को इन दिक्कतों से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके भी हैं कोई सवाल तो हमारे एक्सपर्ट देंगे उसका जवाब। आप हमें सवाल भेज सकते हैं अपने फेसबुक पेज पर या हमें ईमेल कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो वक्त हो चुका है इस एपिसोड को यहीं खत्म करने का, पर इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे कई नई बेशकीमती जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।